Hello students, welcome to AM Zoology and you are watching my class on MathsUp app. Students, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांसमेंट ऑफ कॉर्डेटा ओवर द अदर फाइलम। किस तरह से क्या क्या क्वालिटीज है जो कॉर्डेटा फाइलम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, एडवांस बनाती है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? लास्ट क्लास में हमने नोटोकॉर्ड के स्ट्रक्चर को देखा था, राइट? और किस तरह से ह्यूमंस में गिल क्लेफ्ट्स होते हैं और शार्क में किस तरह से होती हैं, ये सारी चीजें हमने स्ट्रक्चर के थ्रू भी पढ़ा था, राइट? तो आज हम एडवांसमेंट पढ़ने वाले, लेकिन जो बच्चे इस क्लास को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो उसे मैं रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले वो लोग क्लास 1 देखें। ओके, क्लास 1 से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है? तभी ये क्लास आपको समझ में आएंगी। ओके, आई होप आप सभी ने अपना रिवीजन कर लिया होगा। ओके, तो आज हम कॉर्डेटा के एडवांसमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहली क्वालिटी क्या है? लिविंग एंडोस्केलेटन। ओके, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है? तो देखो, स्केलेटन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन पाए जाते हैं और ये स्केलेटन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया एंडोस्केलेटन, ओके, नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन। ओके, तो एंडोस्केलेटन क्या होगा? इनसाइड बॉडी, वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे जो बोन्स है, हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम, जैसे रिब केज हो गया, फेमर हो गया, लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारे थाई में मौजूद, ठीक है, जो हमारे हैंड वगैरह में मौजूद होता है। तो जितने भी बोन्स अभी मैंने बताए वो सभी बॉडी के अंदर पाए जाते हो, ठीक है? तो ऐसे स्केलेटन को हम किस में कैटेगराइज करते हैं? एंडोस्केलेटन में। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? वैसे स्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी पाए जाते हैं, आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो आउटसाइड बॉडी में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल देखो, आपने स्नेल को देखा होगा, टर्टल को देखा होगा, इनके ऊपर शेल्स होते हैं मौजूद, राइट? अब मछलियों को देख लो, इसके ऊपर क्या होता है? स्केल्स मौजूद होते हैं, राइट? तो ये सारे चीजें किस में आती हैं, कैटेगराइज होती है? ये एक्सोस्केलेटन होती है, ठीक है? बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं, मॉस्किटो के जो विंग्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? आउटसाइड द बॉडी पाए जाते हैं। तो ऐसे स्केलेटन, ये इन सभी चीजों को भी हम स्केलेटन में कंसिडर करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? एक्सोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन जो हमारी नॉर्मल हड्डियां होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। ओके, तो नंबर 1, with the exception of echinoderms and a few others, only chordate possess all the living endoskeleton। तो देखो, जितने भी जानवर हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो सभी क्या होते हैं? जो कॉर्डेट्स में कैटेगराइज होते हैं, ठीक है? तो जितने भी कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी का सबसे पहला स्पेशल फीचर क्या है? लिविंग एंडोस्केलेटन इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इकिनोडर्म। इकिनोडर्म क्या है? इकिनोडर्म या आप इकाइनोडर्म्स भी कह सकते हो, ठीक है? तो इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल शेप की हो, फ्रैगमेंटेड हो, ठीक है, या स्टार शेप की हो, लाइक स्टार फिश, सी अर्चिन, ब्रिटल सी, फेदर स्टार। इन सभी को किसमें कंसिडर किया जाता है? इन सभी को इकिनोडर्म्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या है इकिनोडर्म्स का? स्टार फिश, सी अर्चिन। ओके, इन सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको याद रहे। तो स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट क्या है? इट ग्रोज इन साइज विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो इसकी बॉडी में क्या होता है? ये जो लिविंग स्केलेटन है, इसकी बॉडी के साथ साथ ग्रो करते हैं। तभी आप देख सकते हो कि इतने बड़े बड़े शार्क वगैरह, वेल, ये सभी बड़े जानवर हैं जो कॉर्डेट्स की गिनती में आते हैं, ठीक है? इनकी बॉडी के साथ साथ इनके एंडोस्केलेटन, जो लिविंग एंडोस्केलेटन है, ये भी साइज में बढ़ते जाते हैं। ओके, फर्दर दिस लिविंग एंडोस्केलेटन परमिट्स ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड indefinite growth, so that many chordates are largest creatures of
एनिमल वर्ल्ड, राइट। तो देखो ये जो लिविंग स्केलेटन है, लिविंग एंडोस्केलेटन जो है, ये सबसे पहली बात तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये मूवमेंट में, इंडिफिनिट ग्रोथ में पूरी तरह से हेल्पफुल होता है, और ये चीज़ें जो है परमिट करता है कि ये मूवमेंट फ्रीली हो सके बॉडी की, ठीक है। इसके कारण इंडिफिनिट ग्रोथ का भी दूसरा बेनिफिट देता है। तो इसीलिए कॉर्डेट्स की कैटेगरी में बड़े से बड़े क्रीचर्स भी शामिल है। ओके, नेक्स्ट इज एफिशिएंट रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की क्या क्या प्रक्रिया है ये देख लेते हैं। The gills in aquatic chordates and lungs in terrestrial forms from efficient organ of respiration, right? तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि कॉर्डेट्स जो है हर तरफ कॉर्डेट्स का राज है, लाइक वो वाटर में भी पाए जाते हैं, लैंड पे भी हैं और एयर में भी है, ठीक है। तो वाटर वाले एनिमल्स को एक्वेटिक कहते हैं। तो जितने भी एक्वेटिक कॉर्डेट्स हैं, जो पानी में रहने वाले कॉर्डेट्स हैं, जो एक्वेटिक कॉर्डेट्स हैं, उनको सांस लेने के लिए क्या प्रोवाइड किया गया है? गिल्स, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे रहते हैं, वो कॉर्डेट्स लंग्स का यूज करते हैं रेस्पायरेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही फॉर्म्स की फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे कॉर्डेट्स के पास कि जो पानी में रहने वाले वो गिल्स से सांस लेंगे और जो लैंड पे हैं वो लंग्स से सांस लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नेम आपको बताने हैं जिसके पास लंग्स और गिल्स दोनों ही रेस्पायरेशन के लिए मौजूद हो। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसके पास गिल्स और लंग्स दोनों हो सांस लेने के लिए? कैन यू टेल मी? देखो इसका आंसर है डिप्नोई, ठीक है। जितनी भी डिप्नोई फिशेज हैं जिसको हम क्या कहते हैं? लंग फिशेज, ओके, लंग फिशेज। तो लंग फिशेज क्या है? इनके पास दोनों होते हैं, गिल्स भी होते हैं एंड लंग्स भी होते हैं, जिसके बारे में आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ऐसे एनिमल में जिसके पास गिल्स और लंग्स दोनों है, ऐसी कैटेगरी में कौन आती है? डिप्नोई फिशेस, जिसे हम लंग फिशेस कहते हैं, ओके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट सर्कुलेशन। अब हम ब्लड सर्कुलेशन पे बात करते हैं कि कॉर्डेट्स में किस तरह के ब्लड सर्कुलेशन होंगे। पहला पॉइंट है द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉर्डेट इज वेल डेवलप्ड। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप होगा। And the blood flows freely in the respiratory organ, ensuring rapid exchange of gases. जितने भी कॉर्डेट हैं, ठीक है, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ओके, जो सांस लेने में मदद करते हैं, और जो रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो वहां पे क्या होता है? रैपिड गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अपने बॉडी से बाहर करते हैं, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस होता है ये पूरा रिस्पायरेशन बनाता है। तो इस रिस्पायरेशन को करने में कौन मदद करता है? हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स मदद करते हैं। ह्यूमन में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है? लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स में क्या होता है? आपने स्ट्रक्चर देखा होगा लंग्स का, राइट। तो लंग्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो हमारा दो, ठीक है, ब्रोंकाई है, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है एल्वियोली होते हैं, ठीक है, जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। एल्वियोलर सैक, हर एक एल्वियोली से एल्वियोलर सैक, ये ऑर्गन हमारे लंग्स में पाया जाता है। और ये जो एल्वियोलर सैक है ये क्या करता है? जब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, तो ये पूरी बॉडी से कलेक्ट करके यहाँ पे पहले से CO2 होता है, ठीक है। और जब हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन को ये जल्दी से ट्रैप कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं से ये इसी पाथवे से रिलीज कर देता है, राइट। तो ये बहुत ही रैपिड यहाँ पे ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमारे ह्यूमंस में कौन है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन, लंग्स काम करते हैं, और लंग्स में ही हमारा सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होगा? लंग्स में होगा, ठीक है। तो उसी तरह से सारे कॉर्डेट्स में स्टूडेंट्स, सारे कॉर्डेट्स में क्या होता है?
वेल डेवलप्ड होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ब्लड अच्छे से फ्लो करता है और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है, ठीक है, जिसे रेस्पिरेशन में हेल्प मिले। Moreover, the blood vascular system forms an important medium for several other vital activities of the body. जितने भी वाइटल एक्टिविटीज होते हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो हमारे बॉडी में चल रही होती है, चाहे वो आपका हार्ट बीट हो, डाइजेशन हो, राइट, जितने भी बॉडी के वाइटल एक्टिविटीज होते हैं वो सभी ब्लड वास्कुलर सिस्टम हर जगह वहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, राइट, और सारे वाइटल एक्टिविटीज को करने में हेल्प करता है। ओके, जो हमारा ब्लड वास्कुलर सिस्टम है ये एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है ताकि हमारे बॉडी के हर एक्टिविटी, हर फंक्शन को, जो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो अच्छे से कंट्रोल हो पाए और ये कोऑर्डिनेट करके फंक्शन कर पाए थॉरली। ओके, नंबर डी, सेंट्रलाइज न्यूरल सिस्टम। सेंट्रलाइज न्यूरल सिस्टम क्या है? सेंटर में जो हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी के ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट को ऑक्युपाई करता है। जितने भी कॉर्डेट है उनकी बॉडी में अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पोजीशन को देखें तो वो बिल्कुल सेंटर में होती है। ओके, द इनवर्टिब्रेट फाइला शो अ ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम रीचिंग इट्स कल्मिनेशन इन हायर कॉर्डेट्स। ठीक है, जिस तरह से हम हायरार्की को देखते हैं, ठीक है, लोअर कॉर्डेट से हायर कॉर्डेट्स की तरफ जाते हैं, तो नर्वस सिस्टम की पोजीशन उतनी ही सेंट्रलाइज्ड होती है। ओके, द सेंसरी सिस्टम इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। जितने भी सेंसरी सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो नर्वस सिस्टम की पोजीशन के हिसाब से मॉडिफाइड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, उनकी पोजीशन उसी हिसाब से तय की जाती है, ठीक है, बॉडी में। The advancement in neural and sensory system experience the greater power of coordination for adapting themselves most successful in variety of environment. अब देखो जितने भी हमारे कॉर्डेट्स है वो किसी भी एनवायरनमेंट में फटाक से वो एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है, उनमें एडेप्टेशन का जो ये पावर है ये बहुत ही यूनिक है। वो किसी भी इन्वायरमेंट में एडेप्ट कर जाते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में ये एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये ऐसा कैसे होता है? तो इसका जो है राज यहीं पे है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये काफ़ी एडवांस्ड है। और दूसरी बात है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के बीचों बीच है, जो पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन करने में ब्रेन के साथ और पूरी बॉडी के साथ हेल्प करता है, ठीक है, और पूरी तरह से ये इन्वायरमेंट में भी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। हमारे सेंस अगर सही से इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दिस मीन्स कि हम लोग उस इन्वायरमेंट में फुल्ली एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बॉडी फंक्शनिंग में, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम प्ले अ ग्रेट इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट, ठीक है। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारे बॉडी को एडजस्ट करने में और हमारे बॉडी की जो इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, तो सबसे बड़ा राज यहाँ पे ये भी मिल चुका है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण हम लोग हर इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज डिफरेंसेस ऑफ कॉर्डेटा विथ नॉन कॉर्डेट्स। अब छोटे मोटे डिफरेंसेस को देख लेते हैं कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स यानी कि इनवर्टिब्रेट्स। ओके, तो इनवर्टिब्रेट्स किस तरह से डिफरेंट है कॉर्डेट से, यानी कि वर्टिब्रेट से। ओके, ठीक है, और कॉमन लैंग्वेज में बोले तो कॉर्डेट्स यानी कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या मेजर डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर एक दूसरे से अलग है। क्या इसे अलग करती है, कौन सी क्वालिटीज इन दोनों को अलग करती है, ये जानेंगे। द नॉन कॉर्डेट्स इनवर्टिब्रेट्स बिलोंग टू द रिमेनिंग 30 odd phyla of animals that do not possess a notochord। देखो, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो जो है एक्चुअली 30 फाइलाज में ये डिवाइडेड है, ठीक है।
और ये जितने भी एनिमल्स आते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, ये नोटोकॉर्ड बेयर नहीं करते हैं, नोटोकॉर्ड इनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये 30 फाइला में डिवाइडेड, ओके। Next point is chordates share many structural similarities with non-chordates such as axiate body plan, bilaterally symmetrical, triploblastic coelomate condition, organ system, metameric segmentation, etc. तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट इन दोनों में काफी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज पाई जाती है, काफी हद तक दोनों सिमिलर है, ठीक है। इन दोनों में ही दो तीन चीजें जो है एक्चुअली बहुत सारी चीजें कॉमन पाई जाती हैं, जैसे कि एक्सिएट बॉडी प्लान। एक्सिएट बॉडी प्लान को हम लोग एक्सिएशन भी कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स, एक्सिएट बॉडी प्लान। तो एक्सिएट बॉडी प्लानिंग में क्या होती है स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कॉर्डेट्स हो या नॉन कॉर्डेट्स हो, उनमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट पोलर एक्सिस होता है, ठीक है। दोनों में ही पोलर एक्सिस होता है। पोलर एक्सिस को हम ऐसे समझते हैं कि एंटीरियर एंड यानी कि बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाएगा, हेड पाया जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, सेफेलिक रीजन, ओके, सेफेलिक रीजन, ठीक है। ये बॉडी है, बॉडी का एंटीरियर पोर्शन में क्या पाए जाएंगे, हमेशा हेड पाए जाएंगे, जिसे हम सेफेलिक रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। बॉडी का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, बॉडी का जो पोस्टीरियर एंड है यानी कि पीछे का हिस्सा, वहां पे क्या पाए जाएंगे, टेल पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी के पीछे के हिस्से पे ऑपोजिट एंड पे क्या पाया जाएगा, टेल पाया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में, जैसे कि हमारे केसेस में टेल नहीं है, ठीक है, बट हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसी तरह की कुछ बॉडी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। Next is longitudinal axis of body running from head to tail is known as antero-posterior axis. अब देखो पूरी बॉडी में क्या है, पूरी बॉडी के लेंथ में एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बन जाता है, जो कि पूरी बॉडी के लेंथ पे जो है ये रन करता हुआ हमें दिखता है, यानी कि हेड से टेल तक, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकली अगर हम लोग कहें तो इसे क्या कहते हैं, एंटेरो, ओके, ठीक है। बॉडी कुछ सीधी दिखाई दे रही है, एंटीरियर पोर्शन, और इसका पोस्टीरियर पोर्शन पे टेल, एंटीरियर पोर्शन पे हेड दिखाई देगा, ठीक है। बॉडी का एक तरह से आप कह सकते हो कि एक एक्सिस मेंटेन कर रहा है, राइट, ताकि बॉडी को बैलेंस मिल सके, ठीक है। तो ऐसी बॉडी को जो एक्सिएट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ओके। नेक्स्ट इज बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक बॉडी को हम, बायलैटरल सिमेट्री में ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस जो होता है, एक ये हमारी बॉडी है, राइट। तो इस बॉडी में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस बॉडी में हम देख सकते हैं कि अगर हम इस बॉडी को हम डिवाइड करें प्लेन में, राइट, तो हाफ पार्ट, जितना पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में इक्वल पार्ट्स में बट जाते हैं। अगर हम एक बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को अगर हम बीचों बीच काट देते हैं, ठीक है, एक प्लेन पे, तो जितनी चीजें इधर होंगी उतनी ही चीजें, सिमिलर चीजें इधर भी पाई जाएंगी, राइट। तो एक तरह से क्या होता है, एग्जैक्ट मिरर इमेज आपको दिखाई देता है। बाय मीन्स क्या होता है, टू, ठीक है, और ये बायलैटरल सिमेट्री शो करती है। तो बहुत सारे कॉर्डेट्स में क्या होता है, ये बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ नॉन कॉर्डेट्स है, जैसे कि एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, इन सारे ग्रुप्स में क्या है, ये सब भी जो है बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है, जितने भी हायर नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। कुछ जो है लोअर नॉन कॉर्डेट्स, उनमें ये चीजें नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो हम बात करें जितने भी कॉर्डेट्स हो, चाहे वो ठीक है इनवर्टिब्रेट्स हैं या फिर वर्टिब्रेट्स हैं, तो ये एक चीज सिमिलर आ रही है, बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट। तो बॉडी जो है हमारी पूरी तरह से 3 जर्म लेयर से बनी होती है,
ठीक है। अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में बात करें, आपने पढ़ा होगा 12th में कि जब हम बच्चे होते हैं, राइट, जब हमारा डेवलपमेंट, सेल डेवलपमेंट के बाद जब हमारी बॉडी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो वहां पे जो है 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज इक्टोडर्म, नंबर 2 इज मेसोडर्म, नंबर 3 इज एंडोडर्म। ठीक है, तो देखो ये जो 3 जर्म लेयर्स हैं स्टूडेंट्स, इक्टो मीन्स क्या होता है, आउटर, ठीक है, मेसो मीन्स क्या होता है, मिडिल जर्म लेयर, और इंडो मीन्स क्या होता है, बिल्कुल इनर जर्म लेयर। ठीक है, पूरी बॉडी का अरेंजमेंट जो है इसी 3 जर्म लेयर के आधार पे होता है। जैसे कि मेसोडर्म, मेसोडर्म की बात करें तो कुछ एनिमल्स में मेसोडर्म पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स में नहीं। ठीक है, तो इक्टोडर्म और इंडोडर्म ये दोनों कंपल्सरी है, ये हर हाल में पाए जाएंगे सारे ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, मेसोडर्म का एग्जांपल लेते हैं, जितने भी हमारे एक्सोस्केलेटन बने होते हैं, राइट, जैसे कि आप देख सकते हो स्नेल वगैरह के ऊपर क्या होता है, एक हार्ड शेल होता है, राइट, स्नेल में। उसी तरह से आप टर्टल में देख सकते हो, टर्टल में भी क्या होता है, एक हार्ड शेल होता है। तो ये हार्ड शेल कैसे बना होता है, मेसोडर्म में बना होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये 3 जर्म लेयर होते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। ओके, और हम इस पे बात करने वाले हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम। जितने भी हमारी बॉडी में, चाहे सांस लेना हो, डाइजेशन करना हो, इन सब के लिए क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन का सेट है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन। तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कुछ नॉन कॉर्डेट्स भी हैं, जिनमें क्या होता है, ये ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक वर्ड यहाँ पे और आया है, सीलोम। ओके, व्हाट इज सीलोम? सीलोम को हम ऐसे समझ सकते हैं, सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी। ओके, बॉडी कैविटी। देखो जो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव ट्यूब पाए जाते हैं, राइट, एलिमेंट्री कनाल वगैरह, जितने भी ट्यूब्स होते हैं हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कनाल से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्यूब होता है। ठीक है, ये बॉडी वॉल ये कहाँ एडजस्ट, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है हमारी बॉडी वॉल। ठीक है, बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के बीच में। ठीक है, जो हमारा बॉडी वॉल है और डाइजेस्टिव ट्यूब है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, हमारी बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम होती है। ठीक है, इट इज लाइंड ऑन ऑल द साइड्स बाय मेसोडर्म। ठीक है, ये पूरी तरह से लाइंड होता है मेसोडर्म, ये जो मिडिल लेयर है। ठीक है, ये मिडिल लेयर लाइन करता है हमारी सीलोम को। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन? सबसे पहले हम मेटामेरिज्म को समझते हैं। व्हाट इज मेटामेरिज्म? ओके, मेटामेरिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटामेरिज्म को हम कह सकते हैं सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म क्या होता है? सेगमेंटेशन। ओके, अब ये सेगमेंटेशन क्या है? देखो, सेगमेंटेशन क्या होता है, जो हमारी पूरी बॉडी डिवाइडेड होती है। ठीक है, बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड, ट्रंक, ठीक है, टेल, या आप कह सकते हो नीचे का पोर्शन जो है लोअर पोर्शन में। ये क्या हो गया, ये पूरी बॉडी जो है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ये दोनों ही तरीके से डिफाइंड है, यानी कि एक एक सेगमेंट में बट जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। और जो हमारी बॉडी है, जो हमारा हेड रीजन, ट्रंक रीजन, ठीक है, लोअर रीजन, ये सारी चीजें डिवाइडेड हो रही है, तो ये क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नली दोनों ही तरह से ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है, या ट्रू मेटामेरिज्म। ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, और जैसे कि आप कह सकते हो कि एस्केलमेंट्स। ठीक है, जितने भी वर्म्स होते हैं, एस्केरियस वगैरह, ये सारी क्या दिखाई देते हैं हमें,
बाहर से तो इनमें सेगमेंट दिखाई देता है बट इंटरनली इनमें सेगमेंट नहीं होते, बस बाहर से सेगमेंट होते हैं, इनमें दिखाई पड़ते हैं सेगमेंट कि हाँ हम इस तरह से बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्या कहेंगे ऐसी कंडीशन को, सूडो सेगमेंटेशन, ठीक है। सूडो मीन्स क्या होता है, सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, ओके, PSEUDO, अंडरस्टूड। तो सेगमेंटेशन भी हमने समझ लिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स डिफरेंसेस में ये सबसे मेन पॉइंट है जो आपको हमेशा नोट डाउन करके रखना है, याद रखना है, ठीक है। क्या क्या डिफरेंसेस है आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे फीचर्स लिखे हैं और ये कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स क्या है, सिमेट्री के क्या पोजीशन पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स में क्या पाए जाते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स में। कोऑर्डिनेट्स मींस होता है वर्टिब्रेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स मींस इनवर्टिब्रेट्स, ओके, जिनमें नोटोकॉर्ड या बैकबोन नहीं पाई जाती है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट जिनमें बैकबोन पाई जाती है, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री किस तरह के होंगे कोऑर्डिनेटा में, बायलैटरल, जो अभी मैंने बताया कि मिरर इमेज की तरह अगर हम एक बॉडी को काटते हैं तो दोनों इक्वल साइड में बट जाती है, ठीक है, एक प्लेन पे बट जाती है, दिस इज नोन एज बायलैटरल, ठीक है। रेडियल, बायलैटरल और लैकिंग। देखो इनवर्टिब्रेट्स में कुछ एनिमल्स रेडियल सिमेट्री के होते हैं, कुछ बायलैटरल सिमेट्रिकल के होते हैं, सिमेट्री के होते हैं, कुछ जो बायरेडियल होते हैं, या कोई किसी का तो डिफिनेट शेप ही नहीं होता है, ठीक है। व्हाट डू वी से, एसिमेट्री, ओके। एसिमेट्री मीन्स क्या होता है, ए मीन्स क्या होता है, एब्सेंट, जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाएगी उसको एसिमेट्री कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया एमीबा वगैरह, ये इसका कोई शेप ही नहीं है डिफिनिट, राइट। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं ये सब, ठीक है। रेडियल, रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाएगी स्टूडेंट्स, रेडियल सिमेट्री जैसे कि आप देख सकते हो स्टार फिश वगैरह होती है, ठीक है। इसको किधर से भी आप कहीं से भी एक प्लेन पे काट दो तो वो रेडियली डिवाइड हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की बात अभी हमने की, मेटामेरिज्म मीन्स क्या होता है, सेगमेंटेशन, सेगमेंट, जो बॉडी हम सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स में, जिसमें कोऑर्डिनेट्स में क्या है, हम लोग भी आते हैं, तो हमारे अंदर क्या है कोऑर्डिनेट्स में, ये ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है, ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नली हमारी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, अंदर से भी डिवाइडेड है और बाहर से भी, दिस इज नोन एज ट्रू मेटामेरिज्म, ठीक है। और इसमें क्या है, इनवर्टिब्रेट्स में, कुछ एनिमल्स में ट्रू सिमेट्री, ट्रू मेटामेरिज्म या कह सकते हो आप सिमेट्री पाई जाती है, किसी में सूडो सिमेट्री पाई जाती है। सूडो मीन्स अभी मैंने बताया, सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, ओके, यानी कि फेक सिमेट्री होती है, या कुछ ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री होती ही नहीं, ठीक है। तो सूडो सिमेट्री का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एस्केलमिन्स, एस्केलमिन्स जैसे कि जिसमें एनालिड्स आते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल यानी कि पीछे टेल पाए जाते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं टेल, हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट थे, राइट, ह्यूमंस के, बट नॉन कोऑर्डिनेट्स में यानी कि इनवर्टिब्रेट्स में ये सारी चीजें लैकिंग होती है, नहीं पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड क्या है, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, सबसे पहले सेल होता है, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ओके। तो इस तरह की हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ठीक है। नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक टू ऑर्गन सिस्टम, यानी कि इनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड पाया जाता है, और बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्मिक पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ओके। थर्ड वन इज जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या है, तो अभी मैंने बताया ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर होते हैं, इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ओके।
नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, नॉन कॉर्डेट्स में डिप्लोब्लास्टिक यानी कि जिसमें दो जर्म लेयर पाए जाते हो, यानी कि इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, दो जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हो जैसे कि कॉर्डेट्स में, ठीक है, और कुछ नॉन कॉर्डेट्स में भी ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर टोटल पाए जाते हैं। ओके, कुछ में जर्म लेयर होते ही नहीं है। ओके, सीलोम, सीलोम अभी अभी मैंने बताया बॉडी कैविटी। तो कॉर्डेट्स क्या है, ट्रू सीलोमेट है, ठीक है, यानी कि इनमें सच में बॉडी कैविटी पाई जाती है। ओके, जो वेल डिफाइंड है। एसिलोमेट यानी कि ए मीन्स क्या होता है, एब्सेंट, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, जो नॉन कॉर्डेट्स में है, तो उनमें सीलोम एब्सेंट होता है, ठीक है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। कुछ जो है सूडोसिलोमेट यानी कि फॉल्स सीलोम दिखाते हैं, ठीक है, या फिर किसी में ट्रू सीलोमेट भी कहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सच में बॉडी कैविटी जिनके पास है, दिस इज कॉल्ड ट्रू सेलोमेट। जिनके पास वेल डिफाइंड नहीं है, जो मतलब फॉल्स, ठीक है, फॉल्स बॉडी कैविटी दिखाते हैं, दैट इज नोन एज सूडोसिलोमेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लिम्ब डेरिवेशन। लिम्ब किस तरह से होता है, किस तरह से लिम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रॉम सेवरल सेगमेंट, जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट ट्रंक रीजन से क्या होता है, हमारे लिम्ब्स निकले हुए हैं, ठीक है, लिम्ब्स यानी कि हाथ पैर का जो अरेंजमेंट है वो जनरली ट्रंक वाले रीजन से निकला हुआ होता है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में जो है वो डिफाइंड नहीं है ऑर्गन, ठीक है, कहीं से भी ये लिम्ब का जो है डेरिवेशन हो सकता है। ओके, फ्रॉम सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, जिस सेगमेंट से ये पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स, उसी सेगमेंट से लिम्ब भी निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड, प्रेजेंट एट सम स्टेज और रिप्लेस्ड बाय अ बैकबोन मेड ऑफ रिंग लाइक वर्टिब्रेट। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मैंने बताया रिंग लाइक, ठीक है, स्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता था, दैट इज नोन एज नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या है, कॉर्डेट में किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में जरूर ये नोटोकॉर्ड अपने ये नोटोकॉर्ड जरूर शो करेंगे, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में जरूर देखेंगे, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में ये जरूर दिखाई देते हैं, ठीक है, और बाद में ये रिप्लेस होके यानी कि डेवलपमेंट जब होती है तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस होके बैकबोन बन जाते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड या बैकबोन लैकिंग, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये पूरी तरह से लैकिंग होगा। नॉन कॉर्डेट्स में, इन्वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, बैकबोन पाए ही नहीं जाते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? गट पोजीशन, गट पोजीशन क्या है, वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। गट पोजीशन जो हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल की पोजीशन क्या होती है, वेंट्रल, वेंट्रल यानी कि पेट की साइड होती है, ठीक है, पेट से नर्व कॉर्ड की तरफ होती है। ओके, और डोर्सल टू नर्व कॉर्ड, इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, नॉन कॉर्डेट में क्या होता है, डोर्सल टू नर्व कॉर्ड, ठीक है, इनके पीठ वाले भाग पे होता है गट पोजीशन जो इनकी एलिमेंट्री कनाल होती है, ठीक है। तो डोर्सल टू नर्व कॉर्ड पीठ वाले हिस्से पे मौजूद होता है गट, और हमारे क्या होता है जितने भी कॉर्डेट्स आते हैं उनके वेंट्रल यानी कि पेट वाले हिस्से पे गट मौजूद होता है, ठीक है। फेरेंगियल गिल स्लिट, फेरेंगियल गिल स्लिट क्या है, प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। जिस तरह से नोटोकॉर्ड किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में जरूर पाया जाएगा, उसी तरह से फेरेंगियल गिल स्लिट ये भी किसी लाइफ में, कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं तो कॉर्डेट्स में ये किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में जरूर पाया जाएगा, ठीक है। नॉन कॉर्डेट में क्या होता है, नॉन कॉर्डेट में ये पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एनस, डिफरेंशिएटेड एंड ओपन बिफोर द लास्ट सेगमेंट। हमारे अंदर जो है, जो कॉर्डेट की बात कर रहे हैं हम, तो कॉर्डेट में एनस की क्या पोजीशन होती है, ठीक है, तो ये जो है खुल जाते हैं एनस एक लास्ट सेगमेंट से पहले, ठीक है। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, ये किस तरह से ओपन होते हैं, तो ये लास्ट सेगमेंट पे ही जाके खुलते हैं, ठीक है। एनस जो है हमारा जो लास्ट
एलिमेंट्री कनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री कनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनस से एंड होता है, ये मैंने आपको बताया था, याद है आपको, ठीक है। तो यहीं पे एनस की पोजीशन कॉर्डेट में क्या है स्टूडेंट्स, कॉर्डेट में ये लास्ट सेगमेंट से बिल्कुल एक सेगमेंट पहले ही ये खुल जाता है, राइट। और नॉन कॉर्डेट में क्या होता है, ओपन्स ऑन द लास्ट सेगमेंट, या तो ये एग्जैक्टली लास्ट सेगमेंट पे खुलता है या तो ये पूरी तरह से एब्सेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम कैसा होगा, क्लोज होगा, ठीक है। और नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, ओपन, क्लोज या फिर एब्सेंट होंगे, ठीक है। हर्ट, हर्ट कहाँ होंगे, वेंट्रली प्लेस्ड होंगे, कॉर्डेट में अगर बात करें तो वेंट्रली होते हैं, हर्ट कहाँ पे, हर्ट की पोजीशन क्या होता है, वेंट्रली यानी कि पेट की तरफ होते हैं। और वहीं नॉन कॉर्डेट की बात करें तो ये डॉर्सल होते हैं या लैटरल होते हैं, यानी कि पीठ वाले हिस्से पे होते हैं, ठीक है, या तो ये पूरी तरह से एब्सेंट होंगे, ओके। डॉर्सल ब्लड वेसल, डॉर्सल ब्लड वेसल, ब्लड फ्लोज पोस्टीरियरली, ठीक है। कॉर्डेट में जो है डॉर्सल ब्लड वेसल कहाँ पे होंगे, ब्लड जो है ये पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की तरफ ये फ्लो करते हैं, ठीक है। एंड ब्लड फ्लोज एंटीरियरली, और ब्लड की पोजीशन जो फ्लो करने की पोजीशन क्या होगी, ये ऊपर की तरफ पोजीशन होती है फ्लो करने की, ठीक है, राइट। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप नोट डाउन करो, मैं बोल रही हूँ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में, ओके। दिस वन, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ओके। It is a wire-like system, okay? Wire-like system. Next point is, it is present in chordates, in which wire-like system, in which veins coming from intestine opens firstly into liver, not heart, and then into the liver detoxification occurs, okay? तो यहाँ आप देखो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या है आपका, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सबसे पहला तो एक वायर लाइक सिस्टम है, ठीक है, ओके। और जितने भी बॉडी में वेन्स होते हैं, ओके, जितने भी बॉडी में वेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो सभी वेन्स इंटेस्टाइन से निकल करके सबसे पहले वो लिवर में जाते हैं, ठीक है। लिवर में जाके वहां पे क्या होता है, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जितनी भी जहरीली चीजें हैं वहां पे डिटॉक्सिफाई होती है, जहरीले पदार्थ को वो निकाल लिया जाता है, लिवर में ये चीजें होती हैं, ठीक है। लिवर के बाद ही वो हार्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है, लिवर के बाद ही सारे वेन्स जो है हार्ट की तरफ जाएगी। पहले लिवर क्या करता है, सारे इंटेस्टाइन से जितने भी वेन्स है, जितने भी ब्लड पास कर रहे हैं और इंटेस्टाइन में जितने भी एसिमिलेशन हुए हैं, ठीक है, जो खाने को सोखने की प्रक्रिया हुई है, जितनी भी चीजें लिवर ने इंटेस्टाइन में जितनी भी चीजें एब्जॉर्ब की है, वो सबसे पहले वो लिवर में जाके कनेक्ट हो जाता है, ताकि वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन हुए, ताकि जहर बॉडी में अगर इस तरह की जो जहरीली पदार्थ है वो लिवर में ही जाके डिटॉक्सिफाई हो जाए, तब वो जाती है हार्ट से जुड़ने के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ओके। कॉर्डेट्स की बात करें तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किस तरह का होगा, कॉर्डेट में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, और नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की जो हमारे ब्लड में होता है ये हीमोग्लोबिन, इसी की वजह से ब्लड रेड दिखाई देता है, ओके। तो कॉर्डेट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन क्या होता है, इन रेड ब्लड कार्पोसल्स, हमारे अंदर जैसे कि हम कॉर्डेट हैं, ठीक है, हम कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे अंदर जो हमारे ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी होता है हमारे ब्लड के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड कॉर्पोसल्स में क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो रेड पिगमेंट है हीमोग्लोबिन ये पाया जाएगा, ओके। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन इनवर्टिब्रेट्स में क्या है, इन प्लाज्मा और एब्सेंट। ब्लड में देखो क्या क्या होता है, ब्लड में होता है ब्लड प्लाज्मा भी होता है, राइट।
तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा, तो बाकी बचा क्या हमारा, ये हीमोग्लोबिन ना होकर के ये पूरी तरह से प्लाज्मा में मिक्स होगा, या तो ये पूरी तरह से एब्सेंट होगा। ओके, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स और लंग्स। अभी मैंने बताया आपको कि रिस्पायरेशन कॉर्डेट्स में दोनों ही तरीके से हो सकती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक्वाटिक हैं उनके पास गिल्स होंगे, कुछ एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल है उनके पास लंग्स होगी रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, अब नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो थ्रू बॉडी सरफेस, गिल्स और ट्रैकिया। ठीक है, तो रिस्पायरेशन के लिए क्या क्या चीजें इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद होती है, तो वो अपने बॉडी के सरफेस से वो सांस लेते हैं, जैसे कि आप अर्थवॉर्म में आप देख सकते हो कि उनके बॉडी के सरफेस से ही वो सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं। रिस्पायरेशन थ्रू देयर बॉडी सरफेस, या तो उनमें गिल्स पाया जाएगा या तो ट्रैकिया होगा। ठीक है, बट लंग्स नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस तरीके का होगा, हॉलो होगा, खोखला होगा। ठीक है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में किस तरह के होंगे, सॉलिड होंगे। ठीक है, ब्रेन, डोर्सल टू फेरिंग्स इन हेड, डोर्सल टू फेरिंग्स इन हेड। ब्रेन कहाँ पे होगा, डोर्सल होगा, यानी कि पीछे के हिस्से में मौजूद होता है। ब्रेन का अगर हम पूरा पार्ट देखें, ये अगर हमारा हेड का पार्ट है, तो ब्रेन कहाँ एक्चुअली में पाया जाएगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ डोर्सल साइड पे पाया जाएगा। ओके, और फेरिंग्स इन हेड, हेड के फेरिंगियल रीजन में पाया जाता है हमारा ब्रेन। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स में क्या होगा, उल्टा होगा, एव फेरिंग्स और एब्सेंट, या तो ब्रेन एब्सेंट होता है या तो फेरिंग्स के ऊपर पाया जाएगा। ओके, नर्व कॉर्ड, सिंगल डोर्सल विदाउट गैंग्लिया। नर्व कॉर्ड क्या होगा, सबसे पहले हम गैंग्लिया का मतलब समझते हैं। गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लिया का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, गैंग्लिया मीन्स, गैंग्लिया मीन्स क्या होता है, बंच ऑफ नर्व फाइबर्स। ओके, गैंग्लिया मीन्स क्या होता है, बंच ऑफ नर्व फाइबर्स, ये वाले वर्ड की मैं बात कर रही हूँ, गैंग्लिया। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड कहाँ पे होगा, या तो ये सिंगल होगा, ठीक है, या डोर्सल, डोर्सल यानी कि पीठ वाले भाग में मौजूद होता है। ठीक है, विदाउट गैंग्लिया, कॉर्डेट्स में गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो नर्व कॉर्ड है नॉन कॉर्डेट्स में ये डबल पाया जाएगा, वेंट्रल यानी कि पेट वाले हिस्से पे, यूजुअली बियरिंग गैंग्लिया, यानी कि ये नर्व फाइबर के बंच को ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, इनके पास गैंग्लिया होता है। रूट ऑफ सेगमेंटल नर्व्स, रूट्स ऑफ सेगमेंटल नर्व्स। ठीक है, जितने भी सेगमेंट्स होंगे नर्व्स के, ठीक है, वो कहाँ पे होंगे, डोर्सल साइड पे होंगे एंड वेंट्रल। ठीक है, और ये दोनों सेपरेट होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा, डोर्सल एंड वेंट्रल रूट्स आर नॉट सेपरेट, यहाँ पे सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली यानी कि ज्यादातर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं कॉर्डेट्स, और नॉन कॉर्डेट्स क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीडोमिनेंटली करते हैं। ठीक है, ज्यादातर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर मीन्स क्या होता है, रीजनरेशन, ये जो वर्ड है रीजनरेशन, रीजनरेशन को आप आसान शब्द में आप क्या कह सकते हैं, रिपेयरमेंट। ओके, रिपेयरमेंट, रिपेयरमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपने देखा होगा एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा, एक फेमस एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा प्लेनेरिया का, राइट, स्टार फिश का। इन सभी की बॉडी में अगर कहीं से कोई बॉडी का, अगर इसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, फिर भी क्या होगा, हर एक फ्रैगमेंट से, यानी कि जो टुकड़े हैं बॉडी के, हर एक फ्रैगमेंट से क्या होगा, ये एक पूरी बॉडी का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का पावर सबसे ज्यादा किस में होता है, प्लेनेरिया में। ठीक है, एंड स्टार फिश। ओके, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। समझ में आ रहा है, तो रीजनरेशन की पावर कॉर्डेट्स में बहुत ही पुअर होंगी, और
नॉन कॉर्डेट्स में बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी होती है कॉर्डेट्स की कोल्ड या तो वार्म ब्लडेड होंगे। देखो कोल्ड ब्लडेड मीन्स क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड मीन्स होते हैं, अभी मैं आपको ये टर्म बता रही हूँ, कोल्ड ब्लडेड जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए एक और टर्म यूज होता है पोइकिलोथर्मिस, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड को ही हम पोइकिलोथर्मिस कहते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि फिश कहाँ पे रहती है? पानी में होती है। तो पानी बहुत ठंडा होता है, तो वहां पे वो किस तरह से सरवाइव करती है? तो जिस तरह के जिस टेम्परेचर का पानी होता है अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो उसी हिसाब से कर लेती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोइकिलोथर्मिस या कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। और नॉन कॉर्डेट्स ज्यादातर क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और कॉर्डेट्स कोल्ड ब्लडेड एज वेल एज वार्म ब्लडेड दोनों होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेट, ये आपके सिलेबस में जो मैंने आपको लिखा है सिलेबस, उसमें ये टॉपिक है। आप ये टॉपिक आप वहीं से समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट रिमेन्स ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है? ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट, ठीक है, जो ढंग से स्पष्ट नहीं किया जा सकता हो, ठीक है। तो और ओरिजिन जो है कॉर्डेट्स का, किस तरह से कॉर्डेट्स की उत्पत्ति हुई, ये अस्पष्ट है। यानी कि साइंटिस्ट जो है अपने हिसाब से ये फॉसिल्स के हिसाब से ये पता कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से ओरिजिन हुआ कॉर्डेटा का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिस्ट हैव नॉट सक्सीडेड इन डिटरमाइनिंग व्हिच लोअर फॉर्म्स हैव गिवन राइज टू देम। साइंटिस्ट को एग्जैक्टली ये नहीं पता चला कि कौन से लोअर फॉर्म्स यानी कि कौन से छोटे जीव जिन्होंने कॉर्डेट्स जैसे एक बड़े फाइलम की उत्पत्ति की है, ठीक है। किस तरह से कॉर्डेट ओरिजिनेट हुए ये पता नहीं है, ठीक है। Early ancestors most likely were soft bodied and left no definite fossil remains। देखो जितने भी इनके जो एंसेस्टर यानी कि जो कॉर्डेट्स पूरे फाइला है, ठीक है, उनके जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, जो उनके पूर्वज हुआ करते थे, वो जरूर सॉफ्ट बॉडी होंगी उसकी, ठीक है। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके जो एंसेस्टर हुआ करते थे, जो उनके पूर्वज हैं, उनकी जरूर ही सॉफ्ट बॉडी रही होगी, तभी कोई डेफिनेट फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि उनमें बोन्स वगैरह नहीं मौजूद होंगे, ठीक है, वो इसीलिए उनकी कोई भी फॉसिल हिस्ट्री नहीं है। They must have originated prior to Cambrian period, as the oldest fossils of known vertebrates have been discovered in the late Cambrian strata। तो देखो स्टूडेंट्स, कैम्ब्रियन पीरियड की यहाँ पे बात हो रही। कैम्ब्रियन पीरियड ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे जो सबसे पुराना फॉसिल पाया जाता है, पुराना फॉसिल जहाँ वर्टिब्रेट का एक तरह से एविडेंस मिलता है, वर्टिब्रेट्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। पहला फॉसिल जो है कैम्ब्रियन पीरियड का फॉसिल है, जो सबसे पुराना फॉसिल में से एक है, ठीक है, दुनिया के सबसे पुराने फॉसिल्स में से एक है, जहाँ पे ये वर्टिब्रेट्स की उत्पत्ति का एविडेंस पाया गया, डिस्कवरी की गई कि यहाँ शायद कैम्ब्रियन पीरियड ही इनके जो है स्टार्टिंग पीरियड होंगी वर्टिब्रेट से, वैसे एनिमल जिनमें बैकबोन पाया जाता है, ठीक है। Most scientists consider that the chordates have originated from invertebrates, और बहुत सारे साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि chordates की उत्पत्ति कैसे हुई, इन्वर्टिब्रेट से chordates का ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। chordate की उत्पत्ति यानी कि chordate किस तरह से ओरिजिनेट हुए हैं, इन्वर्टिब्रेट से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है several theories attempt to explain the origin of chordates from non-chordates group, but they have serious drawbacks। और बहुत सारी ऐसी थ्योरीज तो निकाली गई कि किस तरह से ओरिजिन हुआ करता होगा, ठीक है, साइंटिस्ट के हिसाब से, बट वो टोटली क्या है, इनमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स, बहुत सारी खामियां हैं जो कि पूरी तरह से सच नहीं बैठता है, ठीक है। कॉर्डेट्स की इसी तरह से क्या उत्पत्ति हुई होगी, तो यहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज तो दिए गए, बट सारे थ्योरीज में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारी खामियां थी।
Only one advocates the descendant of chordata from the echinodermata as such. तो देखो एक थ्योरी ये भी कही गई है कि कॉर्डेटा का जो है ओरिजिन इकाइनोडर्मेटा से हुआ है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में क्या आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सी अर्चिन आते हैं, स्टार फिश आती है, राइट। तो ये सारे क्या है, इकाइनोडर्म्स है, अभी अभी मैंने आपको बताया। ओके, तो इकाइनोडर्म्स के बारे में आप एक बात जान लो कि इकाइनोडर्म किस तरह के एनिमल्स है। ये फ्रैगमेंटेड होती है इनकी बॉडी, ये स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, स्टार शेप के होते हैं, जैसे कि स्टार फिश होती है, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, ये सारे क्या है, इकाइनोडर्मेटा की कैटेगरीज में आते हैं। ओके, तो ऐसा भी माना जाता है कि इकाइनोडर्मेटा ही कॉर्डेटा के पूर्वज है। ओके, the remarkable similarities between the echinoderm, bipinnaria, hemichordata, tornaria larva is taken as good evidence for common ancestry. देखो यहाँ पे एक बात और है कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में ही दोनों की एंसेस्ट्री यानी कि दोनों ही फाइला कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स दोनों ही सिमिलर चीजें शेयर करते हैं। अभी हमने इनकी सिमिलैरिटीज को देखी, तो हो सकता है इनके कॉमन एंसेस्टर्स हो, राइट, कॉमन पूर्वज हो। तो कॉमन पूर्वज में इकाइनोडर्म लिया जाता है और हेमिकॉर्डेटा में टॉर्नेरिया लार्वा को लिया जाता है और इकाइनोडर्म में बाइपिनेरिया लार्वा। ओके, तो ये सभी एविडेंस इस तरफ बयान करते हैं कि ये दोनों ही लार्वा जो है एक कॉमन एंसेस्ट्री का एक कॉमन एग्जाम्पल है, राइट। तो हो सकता है यही इकाइनोडर्म और हेमिकॉर्डेटा ही इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों के एंसेस्टर्स रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज गार्कस्टैंग suggested that probably free swimming or auricularian larva of some ancestral echinoderms evolved into chordates through pediogenesis, that is prolongation of larval life without undergoing metamorphosis, and sexually they are capable of reproducing sexually. ठीक है, तो गार्कस्टैंग ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जोलॉजिस्ट थे, ठीक है, तो इनके हिसाब से क्या था कि जो फ्री स्विमिंग लार्वे हैं, ठीक है, ऑरिकुलेरियन लार्वे, तो ये क्या कहलाते हैं कि ये एक इकाइनोडर्म से बिलोंग करता है और हो सकता है कि ये कॉर्डेट्स के एंसेस्टर्स में से एक हो। और पेडियोजेनेसिस मींस क्या होता है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लार्वल लाइफ, यानी कि ये जो ऑरिकुलेरियन लार्वे है, ठीक है, तो ये लार्वे का क्या है, प्रोलॉन्गेशन हुआ होगा, यानी कि पेडियोजेनेसिस हुआ होगा, यानी कि इनकी जो लार्वल लाइफ है ये काफी लंबी होगी, लार्वल स्टेज जो होगा इनका काफी लंबा रहा होगा, और या ये मेटामॉर्फोसिस के बिना ही, यानी कि पूरी तरह से ये वेल डेवलप्ड हुए बिना ही ये रिप्रोड्यूस कर सकते थे सेक्सुअली। ठीक है, ऐसा गार्कस्टैंग का मानना है। मोस्ट जूलॉजिस्ट, रूमर, बेरिल, बेरिंगटन एक्सेट्रा believe that the phyla Echinodermata, Hemichordata and Chordata show common ancestry on embryological and biochemical evidences. देखो जब छोटा होता है एम्ब्रियो, ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और बायोकेमिकल एविडेंसेस, यानी कि इन दोनों ही प्रूफ, ये दोनों ही प्रोसेस प्रूफ करते हैं, एक एविडेंस देते हैं कि इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा इन तीनों के ही कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे। ओके, कॉमन पूर्वज रहे होंगे। द प्रोटोकॉर्डेट्स प्रोवाइड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अर्ली कॉर्डेटा एंसेस्टर्स एंड वर्टिब्रेट्स। देखो प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटो मीन्स क्या होता है, फर्स्ट, कॉर्डेट्स आप जानते ही हो, तो ऐसे एनिमल्स जो कॉर्डेटा से बिल्कुल पहले जब उत्पत्ति हो ही रही होगी तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जन्म लिए होंगे जिसे हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन अर्ली कॉर्डेट एंसेस्टर्स एंड वर्टिब्रेट्स, यानी कि जितने भी कॉर्डेट्स होंगे और वर्टिब्रेट्स होंगे जिनमें कि बैकबोन डेवलपमेंट के बाद क्या पाया गया, बैकबोन पाया गया। ठीक है, वैसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और कॉर्डेट्स क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड बियर करते होंगे, ठीक है, नोटोकॉर्ड वाले ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा भी माना जाता है कि प्रोटोकॉर्डेट इन दोनों के बीच की कड़ी है, यानी कि प्रोटोकॉर्डेट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो
जो वर्टिब्रेट एज वेल एज अर्ली कॉर्डेट, इन दोनों के बीच के ऑर्गेनिज्म को क्या कहा गया है? प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट एक कनेक्टिंग लिंक बताया जा रहा है। लेट कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, डेवोनियन पीरियड शो द इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो देखो बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, इन सब की उत्पत्ति का एविडेंस कहाँ पे मिलता है? कैम्ब्रियन पीरियड में, ठीक है, और ओर्डोविशियन पीरियड में और डेवोनियन पीरियड से इन सब के इवोल्यूशन का पता चलता है कि कब ये इवॉल्व हुए। जितने भी कॉर्डेटा हैं, जितने भी कॉर्डेटा थे, ठीक है, अर्ली कॉर्डेटा से धीरे धीरे उत्पत्ति होते होते क्या कौन कौन से फाइला बन गए? एम्फीबियंस बने, रेप्टाइल्स बने, बर्ड्स बने, मैमल्स बने, ठीक है। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति हुई होगी इवोल्यूशन के दौरान। तो ये कौन से पीरियड में हुई? लेट कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड। ओके, तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा ये क्लास समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।